स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। डायरेक्ट टैक्स की लेक्चर सीरीज का, एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें मैंने लेसन नंबर 1 एक्सप्लेन किया है। आज के वीडियो में लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसके एमसीक्यूज और उसके एमसीक्यू के साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ दे आऊंगा फटाफट, एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, तो जरा ध्यान से सुनना ताकि ऑब्जेक्टिव्स आप लोग के कवर हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले जैसा मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि पहले क्या कर लीजिए, आप लोग लेसन नंबर 2 और 3 की थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या लिखा है देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड फॉर। जो रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग चेक करते हैं वो कौन सी ईयर का चेक करते हैं? प्रीवियस ईयर का, काउंटिंग ईयर का, असेसमेंट ईयर का और नन ऑफ दीज। तो हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सी ईयर का चेक करते हैं? प्रीवियस ईयर का। सिंपल। इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव डायरेक्टली इनटू इंडिया आर टैक्सेबल इन केस ऑफ। ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया जनरेट हुई है, अराइज हुई है, लेकिन डायरेक्टली रिसीव कहाँ पे हुई है? इंडिया में। तो कोई भी इनकम है तो अगर इंडिया में रिसीव हुई ना तो सबको टैक्स लगता है। तीन तरह के हमारे रेसिडेंट होते हैं नॉर्मली। रेसिडेंट की कैटेगरी क्या है? तीन। एक रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। तीन कैटेगरी है रेसिडेंशियल की, बराबर ना। तो अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होती है तो तीनों तरह के लोगों को, कैसे भी आपकी कैटेगरी आए रेसिडेंशियल की, सबको टैक्स लगता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। जो इनकम की टोटल इनकम है वो किस पे डिसाइड होती है? रेसिडेंस पे डिसाइड होती है, सिटीजनशिप पे डिसाइड होती है, नन ऑफ द अबव और बोथ द अबव। तो रेसिडेंस पे डिसाइड होती है, रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिसाइड होती है। अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है अलग रूल है, नॉन ऑर्डिनरी के लिए अलग है, नॉन रेसिडेंट के लिए अलग है। ठीक है ना? तो इसका आएगा ए। एम अ फॉरेन नेशनल विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819 फॉर 180 डेज। एक बाहर का आदमी फॉरेन नेशनल इंडिया में आया पिछले साल में, कितने साल के लिए? 180 डेज के लिए, बराबर ना। अर्लियर टू दिस ही नेवर विजिटेड इंडिया, एम इन दिस केस शैल बी। और इससे पहले कभी वो इंडिया में आया नहीं था। तो क्या वो रेसिडेंट है, क्या वो नॉन रेसिडेंट है, क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कि नॉन ऑफ? तो वो क्या है? नॉन रेसिडेंट। क्योंकि रेसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है? 182 डेज एंड प्लस 60 प्लस 360 वाली भी है। लेकिन जब ये पहली बार इंडिया में आया तो 360 मतलब पिछले साल में, और 360 मतलब पिछले और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में, चार सालों में 360 डेज। तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि पहली बार आया है इंडिया में। तो इसका आंसर आएगा हम लोग का नॉन रेसिडेंट, बी। ठीक है, आगे। एम अ फॉरेन नेशनल बट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फॉरेन नेशनल है लेकिन इंडियन ओरिजिन मतलब उनके माँ बाप या दादा वगैरह इंडिया में थे, इंडियन थे, बाहर जाके सेटल हो गए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819 फॉर द 181 डेज। पिछले साल में कितने के लिए आया वो? 181 डेज के लिए आया। ठीक है ना। ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही वाज इन इंडिया फॉर 366 डेज। और पिछले 4 सालों में वो इंडिया में कितने के लिए था? वो 366 डेज के लिए था। क्लियर है? तो उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए। अब अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो 182 वाली कंडीशन हो तो सबके लिए है, लेकिन जो 60 प्लस 360 वाली कंडीशन है ना, वो इंडियन ओरिजिन या इंडियन कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है या इंडियन शिप पे जाता है कोई, तो उन लोग के लिए 360 प्लस 360 वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये पिछले साल में 181 से कम है, 182 से कम है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है? नॉन रेसिडेंट है। उनके लिए 60 प्लस 360 वाली चेक करने की जरूरत नहीं। जो 4 साल का दिया हो कुछ मतलब का नहीं रहेगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि इंडियन ओरिजिन के लिए हम लोग 60 प्लस 360 वाली चेक करते नहीं है। तो इसका आएगा आंसर नॉन रेसिडेंट। इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो अक्रू और अराइज कहां पे हुई? इंडिया के बाहर हुई है, लेकिन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया के बाहर ही रिसीव हुई है, तो ये तो फॉरेन इनकम हो गई, बराबर ना। इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। किसको टैक्स लगेगी? तो फॉरेन इनकम सिर्फ रेसिडेंट को टैक्स लगती है। तो इसका आंसर आएगा ए, बराबर है। आगे, लेकिन रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हाँ, तो रेसिडेंट बोथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नहीं नहीं, पहला आएगा इसका आंसर। ठीक है। इन नेक्स्ट, इनकम विच अक्रू आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। इंडिया जो इनकम जो है इंडिया में ही, इंडिया के बाहर अक्रू हुई है, लेकिन बिजनेस कहां से कंट्रोल किया जाता है? इंडिया से। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसके लिए दो 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 जो फर्स्ट कॉलम है, हम लोग के फर्स्ट दो कॉलम, रेसिडेंट ऑन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और लास्ट में क्या? नॉन रेसिडेंट। तो स्टार्टिंग के दो कॉलम जो है, मतलब रेसिडेंट चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, दोनों को टैक्स लगता है। तो इसमें आएगा 7th का सी। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इज टैक्सेबल। इनकम ऐसी इनकम जो इंडिया में अक्रू होगी, अराइज होगी,
तो ये तो सबको टैक्स लगता है, इनकम इंडिया में राइज हुई तो एथ का क्या आएगा, ऑल द एसएससी, मतलब डी। आगे इनकम रिसीव इन इंडिया, वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इंडिया में रिसीव हुई तो सबको टैक्स लगता है, तो इज टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट को भी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी, और नॉन रेसिडेंट को भी, तो इसका आएगा सी, नाइन्थ का। 10th देखते हैं हम लोग, इनकम विच अक्रू इन इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम जो अक्रू इंडिया हुई और उसका कंट्रोल भी कहां से होता है, इंडिया में होता है, तो ये तो सबके लिए इसको भी इज टैक्सेबल ओनली टू फॉर नॉन रेसिडेंट, इज नॉट टैक्सेबल ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट, इनकम विच अक्रू इन इंडिया, अक्रूज इन इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम जो अक्रू हुई इंडिया में ही और कंट्रोल कहां से होता है, इंडिया से ही होता है, तो इज टैक्सेबल रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो इसका मेरे ख्याल से सी आना चाहिए, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में शायद इसका आंसर गलत दिया होगा। इनकम जो इंडिया में अक्रू होती है वो सबको टैक्सेबल लगती है, तो मेरे ख्याल इसका आंसर आना चाहिए सी। ठीक है, आगे इनकम विच अक्रूज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अक्रू हुई है, एंड बिजनेस नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और इंडिया से कंट्रोल नहीं होता है, तो मतलब ये फॉरेन इनकम हो गई, इनडायरेक्टली देखिएगा तो आप लोग, तो फॉरेन इनकम सिर्फ इसको टैक्स लगती है, रेसिडेंट को, तो इसका आएगा इज नॉट टैक्सेबल, इज टैक्सेबल ओनली टू नॉन रेसिडेंट, नहीं, इज नॉट टैक्सेबल टू नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉट टैक्सेबल टू नॉन रेसिडेंट होती है, लेकिन उसको भी नॉट टैक्सेबल रहती है ना, इज टैक्सेबल ओनली फॉर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं, इज एग्जेम्प्ट इन ऑल केसेस, ये जो ऊपर के केसेस दिए वो सबको क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी, ऊपर में एक्चुअली इसमें ऑप्शन गलत दिया है, इसमें एक ऑप्शन देना चाहता, इज टैक्सेबल टू रेसिडेंट, रेसिडेंट को टैक्सेबल होती है, कौन से रेसिडेंट को, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल होती है, जो फॉरेन इनकम होगी तो भी। ठीक है, आगे इनकम अक्रूइंग इन जापान एंड रिसीव्ड दैट इज अ टैक्स, दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ, इंडिया में जो अक्रू इनकम जो अक्रू हुई है कहां पे हुई, जापान, एंड रिसीव्ड दैट इंडिया के बाहर रिसीव हुई है, इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, बराबर ना, किस केस में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली, बोथ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, सिर्फ नॉन रेसिडेंट को क्या लिखा देखो, एक मिनट, टैक्सेबल, टैक्सेबल किसको पूछ रहा है, तो सिर्फ किसको होगी, रेसिडेंट को होगी, बोथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली, तो इसका ए आएगा 12th का, सिर्फ ये। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है, दोनों सेम है, पता नहीं इसका आंसर आप लोग के टेक्स्ट बुक में अलग दिया है शायद, इन दोनों कंडीशन है, देखो ये भी इनकम आउटसाइड इंडिया है, ये भी इनकम आउटसाइड इंडिया है, वो भी कंट्रोल इंडिया से नहीं होता है, ये भी कंट्रोल इंडिया से नहीं होता है। A person of Indian origin visited India on 2 October and plans to stay here for 185 days. 2 अक्टूबर 2019 को आ गया और उसने प्लान किया कि मैं कितने दिन के लिए रहूंगा, 185 डेज के लिए रहूंगा इंडिया में, ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर, पिछले क्या बोलते हैं 4 सालों में वो कितना रहा है, 750 दिन रहा है। अर्लियर टू दिस ही वॉज नेवर इन इंडिया, और वो इंडिया पहले कभी आया नहीं है। तो अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन होता है उसके लिए कौन सी कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, 182 वाली कंडीशन चेक करते हैं, बराबर ना। तो पिछले 4 ईयर्स के हम लोग को मतलब नहीं है इसके अंदर, तो इसका देखिए क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी, नॉन रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से इधर 185 देख के लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंडिया कब आया, वो 2 अक्टूबर को आया है, तो 2 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक अगर आप लोग काउंट करोगे तो होता है लगभग 181 डेज, और हम लोग को 182 या उससे ज्यादा दिन होना चाहिए। तो 181, 185 सॉरी 182 हुआ ही नहीं, तो वो इंडियन रेसिडेंट है ही नहीं, तो इसका आएगा नॉन रेसिडेंट। 14th, एम इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेफ्ट फॉर यूएसए, इंडियन सिटीजन है, यूएसए जा रहा है। कब जा रहा है, 16 अक्टूबर 2019 को, फॉर बुकिंग ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन कंपनी फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू यूएस। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 5th May 2020, सीधे 5th May 2020 को आया। ही हैड बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर पास्ट 10 years, और पिछले 10 साल से इंडिया में ही है वो, फॉर द असेसमेंट। इसका क्या आएगा, तो क्या आएगा जरा देखिए इसका, पिछले साल वो इंडिया से गया, कब गया, अगस्त में गया। कब गया वो, अगस्त में, तो अगस्त से पहले मतलब वो जनवरी में रहा, सॉरी जनवरी बोल रहा हूँ, अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा, जुलाई रहा, तो ये 4 महीने तो पूरे रहा, और अगस्त के 16 दिन रहा वो, बराबर ना। उसके बाद चलेगा तो फिर ये साल में आया ही नहीं है वो। लेकिन ऐसे आदमी को हम लोग 2 कंडीशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया होता तो हम लोग क्या कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट के जॉब के लिए गया होता तो हम लोग क्या करते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अपने बिजनेस के लिए गया है, बराबर ना, कंपनी के लिए एक्सपोर्टिंग करने के लिए। तो ये इसको एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया, एम्प्लॉयमेंट के मतलब ना जो जॉब करने के लिए चलेगा, वहां जॉब मिल रहा है, वैसे आदमी नहीं है, वापस आएगा।
अपने काम के लिए गया है खाली। तो ऐसे आदमी के लिए 60 प्लस 180 360 वाली भी चेक कर सकते हैं। तो ये 182 वाली कंप्लीट नहीं करेगा, लेकिन 360 और 60 और 360 वाली कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए क्या आएगा, ये रेसिडेंट है। और कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी। क्यों, क्योंकि जब रेसिडेंट हो जाता है तो हम लोग चेक करते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए रूल क्या है, पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए मिनिमम, और पिछले 7 सालों में 730 दिन। तो उसने लिखा, देखो, ही हैज बीन अ रेसिडेंट फॉर पास्ट 10 ईयर्स, पास्ट 10 ईयर्स से इंडिया में ही था, इंडिया का रेसिडेंट है वो। तो 10 में से 10 हो जाएगा, और 730 भी हो जाएगा उसका। तो ये रेसिडेंट है। और कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। 14, मिस्टर समीर खन्ना, जर्मन सिटीजन, केम टू इंडिया। मिस्टर समीर खन्ना क्या है, जर्मन रेसिडेंट है, इंडिया आया एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 30 अगस्त। तो 23 क्या बोलते हैं, मई को आया 2018 को, एंड लेफ्ट इंडिया फॉर 30 मई 2019। तो अब बच्चे लोग क्या गलती कर देंगे, 2018 को ले लेंगे कि वो प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर आप लोग का 1920 है। इसमें प्रीवियस असेसमेंट ईयर की बात कर लिया ना, उसने ईयर दे दिया, नहीं दिया उसको समझ लेते, फिर हम लोग कैलकुलेशन करते थे बराबर से। लेकिन असेसमेंट ईयर तुम लोग को दिया है 2021, तो 2021 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1920। तो 19 से 20, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। तो ये तो पहले जो ईयर दिया है, ये तो पिछले ईयर में आएगा नहीं, 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा। तो 1 अप्रैल 2019 यहाँ पे आएगा, मतलब इसमें सिर्फ ये देखो क्या आएगा, 1 अप्रैल 2019, अप्रैल का महीना और मई का महीना, 2 महीना ही हो रहा है इंडिया में। तो ये क्या है, 15 का आंसर आएगा हम लोग का नॉन रेसिडेंट। क्योंकि अगर कोई 60 डेज भी इसका कंप्लीट नहीं होगा लगभग, अगर देखोगे तो आपको ढंग से 60 डेज होगा, लेकिन 360 वगैरह कुछ कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर का आदमी है, इंडिया में आया है। तो 360 वाला कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मतलब ये 182 वाला से तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, 60 प्लस 360 वाले से भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है कंडीशन। चलिए, एम इज अ फॉरेन नेशनल बट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। फॉरेन नेशनल है, इंडिया के ओरिजिन का है, इंडिया आया 2019-20 में फॉर 181 डेज, कितने निकले 181 डेज के लिए। अब सिंपल सी बात है, 181 डेज के लिए आया तो आप लोग को पता है कि ये क्या रहेगा, नॉन रेसिडेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि 182 से ज्यादा होना चाहिए। इसके कंडीशन में लोग क्या बोलते हैं, 60 डेज और 360 डेज वाली कंडीशन चेक करते नहीं है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन का आदमी है। तो ये भी सी आएगा। Mr. Sumit Watts, Indian citizen, has one business in India and he's left India for meeting a foreign supplier for the first time. पहली बार वो मिलने जा रहे हैं फॉरेन सप्लायर की, जिंदगी में पहली बार मिलने जा रहे हैं बाहर। 1 सितंबर को गया वो, हाँ 2019 को, एंड डिड नॉट रिटर्न 31 मार्च तक वो आया ही नहीं, फॉर द 2021। तो इसका डिसाइड करो ये कौन सा है, रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। सिंपल सी बात है, वो इंडियन है। तो इंडियन है तो उसके तो बाहर हो जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, नॉर्मल कंडीशन के लिए जा रहा है, तो उसको 182 वाले भी चेक कर सकते हैं, 60 प्लस 360 वाले भी चेक कर सकते हैं। तो वो कब गया है, 1 सितंबर को गया है 2019। तो मतलब क्या बोलते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बराबर है 5 महीना रहा। तो 5 महीने का अगर हिसाब दिखाओगे आप लोग तो लगभग 152 डेज आ जाएगा। तो 150 डेज से पहले कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेकिन दूसरी जो है, पिछले साल में 60 तो आराम से हो रहा है, 150 हो रहा है, और उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 इयर्स में कितने होने चाहिए, 360। तो सिंपल सी बात है, वो इंडियन ही है, तो पूरा इंडिया में ही रहा होगा, तो 360 क्या था, पूरे जितने भी दिन रहेंगे सब इंडिया में। तो मतलब वो रेसिडेंट भी है। और कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पहले तो रेसिडेंट साबित हो गया, वो किससे साबित हुआ, 60 और 360 से। अब उसको साबित करना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी चेक करने के लिए हम लोग को क्या देता है, 7 सालों में 730 दिन, और पिछले 10 सालों में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में पिछले 10 सालों में 2 ईयर का रहना चाहिए, रेसिडेंट रहना चाहिए। पिछले 10 सालों में वो इंडिया में ही था, तो हर साल रेसिडेंट है वो। और पिछले 10 साल में हमेशा वो रहा है, 7 साल में हमेशा रहा है वो, तो 2 साल का ही मिला होगा तो 730 हो जाएगा। 7 साल तो छोड़, 7 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब वो रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। मिस्टर मनमोहन शर्मा गोज आउट ऑफ इंडिया एवरी ईयर फॉर 274 डेज। मिस्टर मनमोहन शर्मा जो है वो हर साल इंडिया के बाहर जाते हैं, कितने के लिए, 274 डेज के लिए, मतलब लगभग 91 डेज हर साल, 91 डेज बराबर, क्योंकि लगभग 360 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो 74 अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आप लोग का, 91 डेज बचेगा। मतलब वो हर साल 91 डेज इंडिया में रहता है। फॉर द असेसमेंट 20, ही इज क्या है, रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो अगर हम लोग कंडीशन चेक करोगे तो 182 वाली वो पूरी नहीं करेगा, लेकिन वो जो बाहर इंडिया से जाता है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो मतलब उसको 60 और 360 वाली भी चेक कर सकते हैं। तो पहले 182 से तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो हर साल सिर्फ 91 डेज रहता है। 60 से पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 91, पिछले 4 सालों में हर साल 91 91 91, तो 364 हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा कर लेगा वो, तो मतलब रेसिडेंट तो हो गया।
अब क्या देखना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट देखना है कि नहीं है। तो पिछले 7 सालों में 730 दिन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि एक साल में मतलब लगभग हर साल का कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए। 100 तो 7 साल में 700 होएगा, तो इसका 91 ही है। तो मतलब ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसका क्या आएगा, 19 लास्ट। मिस्टर ऋषभ पाटिल, अ सिटीजन ऑफ जापान, हैज केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जब जापानीज है, इंडिया में पहली बार आया है। 3 अक्टूबर को आया फॉर 200 दिन। 3 अक्टूबर को आया मतलब और 6 महीना रहा है वो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पिछले साल में। तो पिछले साल में 6 महीना रहा, लेकिन उसमें से 3 दिन क्या होते हैं, कम होते हैं, और फरवरी का भी 1 दिन कम होगा। तो मतलब लगभग इसका कैलकुलेशन करोगे तो 180 डेज ये इंडिया में रहा है। तो अगर बाहर का आदमी को इंडिया में आया है, 180 डेज रहा, तो उसका अगर हम लोग चेक करेंगे तो 360 भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पिछले साल में ही वो खाली रहा है, उससे पहले तो कभी इंडिया में था ही नहीं वो। तो 360 भी पूरा नहीं कर पा रहा है, 182 भी पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है। तो इसका आएगा सी। उसके बाद यहाँ आप लोग का फिल इन द ब्लैंक वो करिए, यहाँ पे कुछ चीज ज्यादा नहीं दिया है, फिर मैच द फॉलोइंग, फिर ट्रू फॉल्स, फिर आइए हो जाएगा। आप लोग आंसर चेक करना, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर आप लोग को करना है तो करो, ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेसन नंबर आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड देखिए क्या दिया आप लोग को, एज पर द सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या है, हेड्स ऑफ इनकम के लिए इनकम टैक्स का सेक्शन है, याद रखना। सेक्शन 14 हेड ऑफ इनकम के लिए इनकम टैक्स का सेक्शन है। तो देयर आर डैश हेड ऑफ इनकम। कितने हेड ऑफ इनकम, तो आप लोग याद रखना कितने हेड ऑफ इनकम है, 5, बराबर ना। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो 5 है। इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड व्हेन एडेड टुगेदर इज कॉल्ड एज। जब सारे इनकम अलग अलग हेड के सबको मिला देंगे तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं कि नेट टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस में से फिर डिडक्शंस माइनस होते हैं अंडर सेक्शन 80 सी, 80 सी, सी है, बहुत सारे हैं, बराबर ना। तो वो सब माइनस करने के बाद नेट इनकम आती है। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस इनकम। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट इज हाउस प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज। टेनेंट से जो भाड़ा मिला उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉटरी प्राइस इन रिचार्ज ऑफ अंडर द हेड ऑफ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट, लॉटरी प्राइस आता है। चलिए आगे, परक्विजिट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय आर टैक्स एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। परक्विजिट रिसीव जो होती है किसको, एम्प्लॉयर को, वो टैक्स फ्रॉम अदर सोर्स। परक्विजिट जो मिलती है, परक्विजिट मतलब जॉब की, मतलब सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा उसको घर मिलता है, रहने के लिए गाड़ी मिलती है, रहने के लिए गाड़ी नहीं मतलब आने जाने के लिए गाड़ी, रहने के लिए घर, तो ये सब किस में आते हैं, कंपनी देती है, तो इसको परक्विजिट्स बोलते हैं। तो क्या लिखा है, परक्विजिट रिसीव फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है, तो ये फॉल्स है। प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ ओल्ड हाउस इज टैक्स आइदर बिजनेस इनकम और कैपिटल इनकम। ये बिजनेस इनकम या कैपिटल गेन काउंट करेंगे। तो ओल्ड हाउस बिजनेस जो इनकम होती है उसको बिजनेस इनकम और कैपिटल इनकम में दोनों में से कोई एक नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन बोल सकते हैं उसको, तो मतलब ये भी फॉल्स है। उसके बाद ऑल हेड्स ऑफ इनकम आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 14 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसने क्या बोला, जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है सेक्शन 14 में, आप लोगों को बताया मैंने सेक्शन 14 में कितने हेड्स ऑफ इनकम है, 5। तो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सब अलग अलग है, मतलब एक जगह पे जो चीज आ गई दूसरी जगह पे नहीं आएगी, कॉमन नहीं आएगा कुछ, कॉमन कुछ नहीं, मतलब जैसे एग्जांपल इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट आ गया, तो बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट जो इनकम आई, इंटरेस्ट मिला हम लोग को, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है और वो कहीं नहीं आएगा, तो उसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सही है, ट्रू है। रूल्स फॉर कंप्यूटिंग द इनकम टैक्स अंडर ऑल हेड्स आर सेम। नहीं, सब जगह के इनकम टैक्स रूल कैलकुलेट करने का रूल सेम थोड़ी है, अलग अलग है, अलग अलग है। सैलरी में अलग रूल है, बिजनेस प्रोफेशन में अलग है, हाउस प्रॉपर्टी में अलग है, बराबर। तो फॉल्स है ये। ग्रॉस टोटल इनकम इज द सम ऑफ टोटल इनकम ऑफ द असेसी। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम ऑफ द असेसी, इनकम की मतलब असेसी की अलग अलग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का, फ्रॉम द ऑल सोर्सेस बराबर है, क्लासिफाइड एंड कंप्यूटेड अंडर डिफरेंट, और उसका क्लासिफाइड और कंप्यूटेशन क्या होता है, अलग अलग हेड्स में होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो सकती है उसकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है। तो ये बराबर है, तो ट्रू, तो ये भी आएगा ट्रू। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 2 और 3 फिनिश। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो 5th सेम में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, 6th सेम में तो कोशिश है कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग की अच्छे से हेल्प हो जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ सके। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 4 इनकम फ्रॉम सैलरी से।